सिर्फ इंडिया में ही ये मार्केट साइज़ लगभग ज़्यादा नहीं तो 50 से 100 बिलियन के आसपास का रहेगा। स्टार्टअप, एमएसएमई एंड बिग कॉर्पोरेट्स फॉर इंटरनेट लीज लाइन, डेडिकेटेड लीज लाइन, जैसे आपके भी यहाँ पे भी कंप्लीट फोकस ये होना चाहिए कि हम कितने अच्छे तरीके से हम अपने क्लाइंट को सपोर्ट कर पाएँ और कितना बेहतर और स्केलेबल एंड स्टेबल नेटवर्क बना पाएँ, उस पर हमारा पूरा फोकस है। वंस इट इज़ डन देन वील सी कि हम D2C में कैसे जाएँ और उस एरिया में हम कैसे कर पाएँ। बट इनडायरेक्टली हम D2C में हैं। वी आर हेल्पिंग एयरटेल करेंटली टू टेक देयर नेटवर्क टू द नेक्स्ट लेवल। हम उनको लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं टू कनेक्ट देयर ब्रॉडबैंड कस्टमर्स। सबसे पहले आता कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहेगी जो एक्सपेंशन में जाएगी, तो नियरली 35 to 40% ऑफ आवर फंड्स बिजनेस एक्सपेंशन में यूज़ होगा। बिजनेस एक्सपेंशन की बात करूं तो उसमें डेटा सेंटर्स बनेंगे हमारे 4-5 एज डेटा सेंटर जो मैं बात कर रहा था अभी। उसके ऊपर हमारे पॉइंट ऑफ प्रेजेंस होंगे, लगभग 100 पॉइंट ऑफ प्रेजेंस रहेंगे हमारे पैन इंडिया। सम ऑफ द लीडिंग फैमिली बिजनेसेस इन इंडिया, जहाँ पे काफ़ी बड़े नेम हैं कैप टेबल पे, यू कैन रेफर विद अवर DRHP। 14 नवंबर 2024 वी फाइल्ड फॉर DRHP, जहाँ पे हमें NSE के लिए लिस्टिंग के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है। हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। मैं हूं आपके साथ अब्दुल्ला आरिफ। आज हमारे साथ मौजूद हैं विकास शर्मा जी, जो कि फाउंडर है हाईकॉम लिमिटेड के। सर से जानेंगे कि इंडिया का टेलीकॉम लैंडस्केप कैसे काम कर रहा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू अब्दुल्ला जी। सबसे पहले तो बताइए सर, आपकी कंपनी क्या काम करती है और इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में या फिर आप जिस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर काम कर रहे हैं वो कितनी बड़ी मार्केट है इंडिया में? हमारी कंपनी 4 सेक्टर में काम करती है। एक हमारा IT इंफ्रास्ट्रक्चर का डिवीजन है जिसमें हम डेटा सेंटर को मैनेज करते हैं। दूसरा हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का है जिसमें हम इंटरनेट लीज लाइन देते हैं कॉर्पोरेट्स को। तीसरा हमारा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने का काम है, जैसे 4G 5G रोल आउट हो रहे हैं जनरेशन बाय जनरेशन। वी हेल्प दिस बिगर टेलीकॉम प्लेयर्स टू रोल आउट दोज नेटवर्क्स, तो हम उसमें काम करते हैं। फोर्थ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग का काम है। ये 4 हमारे मेन काम है। अगर मैं मार्केट साइज़ की बात करूँ तो सिर्फ इंडिया में ही ये मार्केट साइज़ लगभग ज़्यादा नहीं तो 50 से 100 बिलियन के आसपास का रहेगा। मतलब मैं अगर नॉर्मल टर्म में बात करूं तो मतलब लगभग 10 से 15 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट साइज़ है। बहुत बड़ा मार्केट है, बट उसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्लेयर्स रहते हैं। ISP में काफ़ी प्लेयर हैं, मतलब लगभग 300 के आसपास ISP लाइसेंस दिए हुए हैं डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो हमारी कंपनी A क्लास लाइसेंस होल्डर है जो पैन इंडिया ऑपरेट करती है। और अभी हम ब्रॉडबैंड के सेक्टर में नहीं है, मतलब हाउस होल्ड ब्रॉडबैंड नहीं देते हैं। वी आर एम्पावरिंग स्टार्टअप, MSME एंड बिग कॉर्पोरेट्स फॉर इंटरनेट लीज लाइन, डेडिकेटेड लीज लाइन, जैसे आपके भी यहाँ पे भी आप B2B एंटायरली B2B मॉडल। सर इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन पिछले कुछ समय बहुत तेज़ी से बढ़ा है, तो आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे कैसे देख रहे हैं? इसमें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है बिजनेसेस के लिए, ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए, और इंफ्रा बनाने के लिए जो इंटरनेट से रिलेटेड है वो कितना बड़ा मार्केट आपके लिए हो सकता है? इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अगर मैं UPI का एग्जांपल लूँ तो वी आर द फास्टेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो अडॉप्शन ऑफ UPI, मतलब मैं कहीं पे, मैं दुबई गया था तो वहाँ पे यूज़ ही नहीं कर रहे लोग UPI का। आप किसी भी पार्ट में जाइए वर्ल्ड के, दैट काइंड ऑफ पॉपुलेशन और इस लेवल पे डिजिटल इकोनॉमी बनाना इट्स टू डिफिकल्ट। तो इंडिया का पूरा सिस्टम बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया है। बट मैं इंटरनेट पेनिट्रेशन की बात करूँ, इंटरनेट में जो हमारा वायरलेस है, जैसे मोबाइल नेटवर्क है, जो मोबाइल डेटा है, दैट पेनिट्रेशन इज़ गुड लेवल। बट उससे क्या है, आपके पास लिमिटेड डेटा स्पीड है। जैसे आपको 1 GB का डेटा, 2 GB का डेटा पर डे बेस्ड ऑन द प्लान वो आपके पास अवेलेबल रहेगा। वो भी तब जब आप 4G या 5G की कवरेज में हैं। तो अभी भी बहुत सारा एरिया है। अगर मैं नॉर्मल टर्म में बोलूँ तो ब्रॉडबैंड वायर्ड नेटवर्क के लिए तो हमारा पेनिट्रेशन सिर्फ 10 से 12% ही हुआ अभी तक। और अगर मैं वायरलेस की बात करूँ, पेनिट्रेशन अच्छा है लेकिन यूजेबिलिटी बहुत मुश्किल है। तो इट्स ए लॉन्ग वे टू गो। और हमारी जैसी कंपनी को मतलब वी कैन ग्रो 10x to 20x डाउन द लाइन। अगर मैं 3-4 साल की बात करूँ तो इतना रेवेन्यू ग्रोथ मिल सकता है। इतना बड़ा है लैंडस्केप और वी कैन क्रिएट लॉट ऑफ जॉब्स। कंपनी लाइक आवर्स, मतलब अभी हमारे पास टोटल मिला के 300-350 के आसपास एम्प्लॉयज़ हैं पैन इंडिया। कॉर्पोरेट ऑफिस जो हमारा है बैंगलोर में है। वी हैव ब्रांच इन हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली NCR में 2 हैं, गुड़गांव में और नोएडा में है। वी आर सून विल हैव ऑफिस इन पुणे, हैदराबाद एंड कोलकाता आल्सो। तो बहुत बड़ा एक्सपेंशन मिल सकता है। वी कैन डू मच बेटर इन दिस। सब्जेक्टेड की चीज़ें तरीके से की जाएँ, सिस्टमेटिक तरीके से काम हो, स्ट्रक्चर तरीके से काम हो, एंड वी कैन गेट अलाइंड विद बिगर टेलीकॉम प्लेयर्स। सर सबसे ज़्यादा बात डेटा रिवॉल्यूशन की होती है इंडिया के अंदर। एक बहुत बड़ी क्रांति आई कह सकते हैं 2016 के बाद, लेकिन अभी ब्रॉडबैंड में हमारा पेनिट्रेशन उतना नहीं है जिसके आप आज भी जिक्र कर रहे थे। अगर ये पेनिट्रेशन बढ़ जाता है तो इंडियन बिजनेसेस के लिए, जो छोटे बिजनेसेस हैं, उनको कितनी बड़ी हेल्प हो सकती है? और एट पार विद ग्लोबल एवरेजेस हम कितना पीछे हैं अभी फ़िलहाल?
अगर हम डेटा कंजम्पशन की बात करें, डेटा कंजम्पशन हमारा पर कैपिटा बहुत कम है एज कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज, बट हमारा जो डेटा के टर्म में अगर हम देखें हमारा इंटरनेट पेनिट्रेशन को, वो पेनिट्रेशन अर्बन एरिया में टू गुड, वी आर हैविंग अबाउट 80 to 85% ऑफ पेनिट्रेशन अर्बन एरिया। रूरल में काफ़ी है, तो अर्बन रूरल जो डिवाइड है दैट इज़ क्रिएटिंग ए बिग इम्पैक्ट फॉर आवर इकोनॉमी। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करनी है एंड होपफुली इस साल के बजट में भी बहुत अच्छा कैपिटल स्पेंडिंग का बजट लिया है। लास्ट ईयर बजट में भी अच्छा खासा था एंड BSNL इज़ पुटिंग अबाउट 50 to 60,000 crores ऑन मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर। तो उससे क्या रूरल और अर्बन डिवाइड वो बहुत कम हो जाएगा डेटा पेनिट्रेशन के उसमें, और कंजम्पशन बेटर होगा। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब अगर हम आज बैठे हैं और हम इतने सारे लोग सुन पा रहे हैं, लाइव देख पा रहे हैं, तो डेटा इज़ द बिगेस्ट रीज़न। पहले हम पूरा सेटेलाइट की बात करते थे, आज तो पूरा OTT बेस्ड है। हम सारा कंटेंट है हमारे पूरे वेब बेस्ड कंटेंट जाने वाले हैं जो फॉर लॉन्ग रहेंगे। तो अभी वो ज़रूरत नहीं है लोगों को कि वो लाइव आके ही कोई चीज़ देखें या समझें। तो यू हैव रिकॉर्डेड सेशन OTT पे, आपका ऐप पे आपका हर जगह कंटेंट रहेंगे, दे कैन एक्सेस इट एनी टाइम बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट। तो वो बेनिफिट जब हम रूरल एरिया में जाके वो बेनिफिट देंगे कि दे कैन स्टार्ट कनेक्टिंग विद बिजनेस अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के बिजनेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई फैब्रिक बिजनेस कर रहा है, उसको एक्सपोर्ट करना है, तो वो कहीं चाइना से, US से, बांग्लादेश से, मतलब जिस भी कंट्री से उसको कोऑर्डिनेट करना हो, कहीं पे सप्लाई करनी है, कहीं से परचेज करना है, तो वो यहाँ पे बैठ के इंडिया के छोटे से विलेज में बैठ के अपना एक बहुत अच्छा बिजनेस बना सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी, एक फैब्रिक की बात करें, ऐसे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सब्जेक्टेड हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से बढ़िया तरीके से बन जाए, तो इसलिए हम लोगों का ये दायित्व है कि हम लोग वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें। बिकॉज हमने DOT से लाइसेंस IP1 भी लिया हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर का लाइसेंस है। हमने इंटरनेट का भी लाइसेंस लिया हुआ है एंड कंपनी लाइक अस, मतलब लगभग 400 से 500 कंपनी हैं जो हमारी तरह काम कर रही हैं। आई बिलीव विल एबल टू क्रिएट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर एटलीस्ट इन 3 to 4 years टाइम। सर, इंडिया में बहुत सारे लोग टेलीकॉम ऑपरेटर्स को जानते हैं जो उनको सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसमें जियो का नाम है, एयरटेल का नाम है, लेकिन एक ISP के तौर पर आपने क्या इंस्पायर किया ये जर्नी शुरू करने के लिए, कंपनी शुरू करने के लिए, और आपका क्या मोटिवेशन था इसके पीछे? हमने जब काम शुरू किया 2019 में, मैंने एक कंपनी स्टार्ट की। उससे पहले मैं IT और टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था, ERP CRM इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ा हुआ था, जो बिजनेसेस को स्ट्रीमलाइन और स्केलेबल बनाने में मदद करते हैं। अब 2 लेयर होती है, एक तो सॉफ्टवेयर लेयर है जिसके हिसाब से आप टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है और आप अपना डेटा और इंटेलिजेंस बेटर कर पाते हैं। सेकंड लेयर उसकी आती है सॉफ्टवेयर को सपोर्ट देने के लिए हार्डवेयर इंफ्रा है कि नहीं हमारे पास, और तीसरी लेयर आती है कनेक्टिविटी। तो जब आपके पास मान लो सर्वर और क्लाइंट प्लेसमेंट दोनों जगह इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो आपकी कनेक्टिविटी की जिम्मेवारी उस चीज़ को लें, और दोनों चीज़ें सही हैं तो आपका सॉफ्टवेयर बेटर होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो चीज़ें बेटर तरीके से, बेटर साइड में मूव हो रही हैं, तो वी आर गोइंग इन गुड डायरेक्शन। सर, 1990s में हमने देखा, उसके बाद से IT रिवॉल्यूशन इंडिया में आया और उसके लिए ये काफ़ी ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी हेल्प करती है। अब आप देख रहे हैं कि अगर इंडिया में IT सर्विसेज का और एक्सपेंशन हो तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से क्या ब्रॉडबैंड कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है? सिर्फ ब्रॉडबैंड तो मैं नहीं बोलूँगा, हो सकता है, बट ब्रॉडबैंड अकम्पनी बाय गुड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सपोर्ट, दैट इज़ कॉल्ड एज SD-WAN। आज की डेट में हम सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क कवरेज की बात कर रहे हैं। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आपकी नॉर्मल ब्रॉडबैंड लाइन पे आप लीज लाइन जैसा मैनेजेबिलिटी आ सकती है, मतलब आपको डेडिकेटेड स्पीड तो नहीं आएगी बट मैनेजेबिलिटी आएगी। आपका मान लो आपकी कंपनी के 100 ऑफिस हैं इंडिया में, और 100 के 100 ऑफिस में आपको कनेक्टिविटी चाहिए कि कहाँ पे कौन सा डिवाइस रीचेबल है, कितना मेरा यूसेज हो रहा है इंटरनेट का, वहाँ पे किस तरह की स्पीड मेरी होनी चाहिए। तो आप एक SD-WAN डिवाइस लगा के आप मल्टी फेलोवर में काम कर सकते हो। उसका जो बैकबोन है पूरा ब्रॉडबैंड है। तो ब्रॉडबैंड बैकबोन का यूज़ करके और न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू डिवाइसेज यूज़ करके आई बिलीव यू कैन गेट मच बेटर एंड रिलायबल डेटा स्पीड। सर, सरकार भी पिछले काफ़ी समय से ब्रॉडबैंड सर्विसेज को काफ़ी बढ़ाने पर, इसके विस्तार पर काफ़ी काम कर रही है। एज अ फाउंडर आप ISP के लिए कितना देख सकते हैं कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एज अ कंपनी के तौर पर कितनी बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी है, या फिर कौन सी ऐसी अनटैप्ड मार्केट है इंडिया के अंदर जहाँ पर आपको बहुत बड़ा मार्केट मिल सकता है? गोइंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो इंटरनेट पे खुद, इंटरनेट इटसेल्फ इज ए इनेबलर फॉर ऑल द बिजनेसेस। मतलब इंटरनेट खुद एक बिजनेस बनाना वो तो एक कड़ी है ही है, क्योंकि डेटा इज़ द किंग। मैं एक्चुअली 2020 का एक कोट है मुकेश अंबानी का, ही वाज टेलिंग कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल नाउ। तो दिस इज़ हाउ द कंपनी हैज़ टू ग्रो।
तो हमारा जितना भी जो भी कंपनी है, अगर आज की डेट में आगे बढ़ना है तो बैकबोन उसका डेटा है। आप फिनटेक ले लो, बैंकिंग ले लो, आप अपना मीडिया नेटवर्क ले लो, पूरा कवरेज, आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ले लो, कोई भी आप लॉजिस्टिक सेक्टर ले लो, आप न्यू एज स्टार्टअप ले लो, जैसे स्विगी है, जोमेटो है, ओला है, उबर है, सबका बैकबोन है इंटरनेट। अगर आपके पास कनेक्टिविटी नहीं तो यू आर लॉस्ट, यू आर समवेयर एल्स। इस हिसाब से मैं देखूं तो वी आर द बिगेस्ट इनेबलर ऑफ दोज बिजनेस, दे आर क्रिएटिंग जॉब्स। तो जॉब क्रिएशन डायरेक्टली इंटरनेट कर रहा है, कुड बी लाइक 8 to 10% ऑफ इट। अगर मैं देखूं तो मेनली दो कंपनी हैं जो अभी ड्यूओपोली में, एयरटेल और जियो है, जो मेन हमें इंडिया के अंदर चल रहा है पूरा। बट स्लोली BSNL इज क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि सपोर्ट कर पाएगा एटलीस्ट फॉर रूरल एरियाज, जो वो कनेक्टिविटी दे पाए। तो हमारा जो दूसरा टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जा सकते हैं वो न्यू एज AI। अगर हम बात करें आज की डेट में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग, इट्स ए बिग एरिया। तो आज की डेट में अगर हमें कुछ लर्न करना है, कुछ सीखना है, कोई चीज़ हमें आगे लेके बढ़नी है, तो आप सेल्फ अगर आपके अंदर है, मतलब सेल्फ आगे बढ़ने की आपके अंदर क्षमता है या इच्छा है, तो आपको बहुत इजी तरीके से AI पे लर्निंग का मिल सकता है, क्लाउड पे लर्निंग का मिल सकता है, इंटरनेट पे लर्निंग के लिए मिल सकता है। यू विल हैव लॉट ऑफ सोर्सेज फॉर लर्निंग एंड इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली बिलियन ऑफ जॉब्स कैन बी क्रिएटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। और अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर कम से कम 5 से 6 करोड़ जॉब ड्यू टू इंटरनेट IT लैंडस्केप जनरेट हो सकती है विद इन नेक्स्ट 2 to 3 years। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त बहुत बड़ा टॉपिक बना हुआ है पूरी दुनिया में। आप डेटा सेंटर में भी ऑपरेट करते हैं, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है खासकर मार्केट के लिए, और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी एज एक्सपोर्ट आप देख रहे हैं डेटा सेंटर के बिजनेस में? सी डेटा सेंटर इट्स ए वाइडर स्कोप नाउ। हो क्या रहा है, मतलब डेटा सेंटर के भी 2-3 लेयर हैं। सबसे बड़ा तो अगर बात करें ILD लाइन के थ्रू कनेक्ट होता है, इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस लाइन बोलते हैं जिसको। कंट्री टू कंट्री सभी डेटा सेंटर कंट्रीज़ के कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे में। तो वो हो गया एक बिगर लेवल पे, जो आपका सेंट्रलाइज डेटा सेंटर लोकेशन होती है। तो हर जैसे बड़ी कंपनी जैसे गूगल है, फेसबुक है, अमेज़ोन है, कोई भी बड़ी कंपनी है, उनको हर कंट्री में अपने सर्वर चाहिए ताकि एक्सेस जो उनके सर्वर की जो एक्सेस है, जहाँ से उनका डेटा उठना है, वो नियरेस्ट रहे, नियरेस्ट टू द पीयर। अब वहाँ से आ जाता है सेकंड आता है जैसे मेट्रो सिटीज़ है, तो हर मेट्रो में भी उनको सर्वर लेके जाने हैं। तो बट आज की रिक्वायरमेंट तो ऐसी होगी, मेट्रो छोड़ो, आपको हर छोटी सिटीज़ में आपको अपने कंटेंट पहुँचाने पड़ेंगे। तो आपको कंटेंट पहुँचाने के लिए यू नीड डेटा सेंटर। सो डेटा सेंटर में भी अलग अलग लेयर्स काम करती हैं। तो सबसे बेयर मिनिमम, सबसे नीचे के लेवल पे मैं बात करूं तो एज डेटा सेंटर हैं जो बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं मार्केट में, जहां पे आप छोटे छोटे 6-7 रैक, 8-10 रैक की कैपेसिटी के डेटा सेंटर आप बनाओ एंड यू कैन लीज इट, यू कैन प्री-लीज मॉडल में बना सकते हो एंड यू कैन क्रिएट। वो डेटा सेंटर अगर होते हैं तो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होती है और कंपनीज की वाइडर रीच होती है, रादर देन कि आप कंसंट्रेटेड जो मार्केट है, जो मेट्रो सिटीज़ में है या फिर बड़ी सिटीज़ में, आप वहीं पे बड़ी कैपेसिटी का 10 मेगावाट, 20 मेगावाट, 2000 रैक हैं, 3000 रैक हैं, इतना बड़ा क्रिएट करोगे तो वो काइंड ऑफ सैचुरेटेड मार्केट है ऑलरेडी जहाँ पे। लेकिन यू हैव लॉट ऑफ एरियाज जहाँ पे ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन होना है। जैसे फाइबर का घर घर पे पहुंचना है, ऐसे डेटा सेंटर भी नियरेस्ट टू द यूजर होना चाहिए, देन ओनली दे विल गेट द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग। सर, हमने देखा यूएस की पूरी मार्केट है वो भी 4 बड़ी कंपनीज ने बहुत हद तक डोमिनेट की हुई है, बिल्कुल। और उन्हीं की वजह से अभी पूरा ग्लोबल लैंडस्केप भी उसी तरीके से दौड़ा है। अब इसमें आप इंडिया के लिए कैसी अपॉर्चुनिटी देखते हैं डेटा सेंटर्स में और टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सस्ता इंटरनेट है, और उसमें कितना बड़ा मार्केट इंडिया के लिए खड़ा हो सकता है एज ए एक्सपोर्ट यूनिट्स? पूरी दुनिया में पीपल आर टॉकिंग अबाउट बिग 4, मतलब जो भी ये बड़ी 4 कंपनी हैं वो पूरा $1 ट्रिलियन रेवेन्यू को कंट्रोल कर रही हैं। मतलब ये तो एक डायरेक्ट कंट्रोल आपको दिख रहा है कि उनकी बैलेंस शीट में रेवेन्यू है, बट जो इनडायरेक्ट कंट्रोल है, जो टेक्नोलॉजी की जब बात करें, उन्होंने इकोसिस्टम जो क्रिएट कर दिया है बिग 4 ने, आई बिलीव 80 to 85% ऑफ बिजनेस अक्रॉस द वर्ल्ड दे हैव सम और अदर काइंड ऑफ डिपेंडेंसी विद दोज कंपनीज। उस हिसाब से हम चला रहे हैं। कहीं ना कहीं या तो हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं उनके साथ, या तो हम उनकी एंटरप्राइज सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम उनका डेटा इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं, या फिर उनके द्वारा प्रोवाइड किए हुए इंटेलिजेंस चैटबॉट यूज़ करें, या उनका डेटा इंसाइट यूज़ करें, तभी हम बिज़नेस को बना पा रहे हैं। तो दे आर द बिग इन्फ्लुएंसर। अगर मैं इंडिया के कंपैरिजन की बात करूं, जो आपका सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन था, वो बहुत सिंपल है कि इंडिया इज़ द चीपेस्ट डेटा इन द वर्ल्ड। अगर मैं कंपेयर करूं दैट ऑफ US, हमारे रेट 1:20 की टर्म में होंगे जो अभी ले पा रहे हैं। मतलब जो चीज़ इंडिया के लिए
खराब दिख रही है, दैट इज़ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, वो इंडिया के लिए ईजी भी बन सकती है। अगर वही पॉपुलेशन स्किल्ड है और बहुत कैपेबिलिटीज़ रखती है तो वी कैन चेंज द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड। तो इंडिया कैन लीड लाइक एनीथिंग, लाइक चाइना इज़ डूइंग नाउ। चाइना को अगर देखें तो इतना टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और इतनी सारी चीज़ें करके, सो दे हैव मोर फोकस ऑन द स्किल, नॉट ऑन द एजुकेशन। करंट मार्क्स पे और उस पर फोकस नहीं है उनका, पूरा स्किल डेवलपमेंट करने पे। तो इंडिया की जो वर्कफोर्स है, जो हमारी मतलब वी आर द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ यूथ पॉपुलेशन। अगर मैं उस यूथ पॉपुलेशन के हिसाब से लेके आगे बढ़ता हूँ तो आई बिलीव सिर्फ डेटा ही चीपर नहीं होगा, हर चीज़ आप मतलब चीपर पे ध्यान मत दो, यू कैन क्रिएट बेस्ट ऑफ द बेस्ट। मतलब हमें वो चीपर जो वर्ड है ना उससे निकलना है, वी शुड गेट वैल्यू फॉर मनी। तो आप जो सर्विस दे रहे हो यू शुड गेट गुड वैल्यू ऑफ दैट सर्विसेज। ये चाहे वो एक्सपोर्ट, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट की बात करें जो चल रहा है, चाहे आप डेटा इंटेलिजेंस की बात करो, बिजनेस एनालिस्ट की बात करो, या फिर बिग ऑफ बिग बिजनेसेस इन्वेस्टमेंट, मतलब हमारे जो नए स्टार्टअप हैं, वी आर रूलिंग द वर्ल्ड, वी हैव मोर देन 300 बिलियन प्लस कंपनी जो वैल्यूएशन है। हर क्षेत्र में वी आर डूइंग मच बेटर एंड आई बिलीव इट विल बी फर्दर बेटर ओनली बेस्ड ऑन एजुकेशन, IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगर तीन चीज़ें बेटर तरीके से चलेंगी तो विल गो हेड एंड विल। सर, एज अ कंपनी अगर आपसे पूछें हाईकॉम कैसे डिफरेंशिएट कर रही है इस सेक्टर में, और क्या आपका USP है दूसरे कंपनी से अलग? पहली बात तो हाईकॉम का सबसे बड़ा एडवांटेज है इस स्पेस में, वी आर फुली प्रोफेशनल कंपनी। हमारी कंपनी को इज़ गेटिंग मैनेज बाय द प्रोफेशनल टीम, जहाँ पे मैं ऑपरेशंस बहुत कम देखता हूँ, और मैं जो CEO इज़ फ्रॉम IIM बैंगलोर हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ एंटायर ऑपरेशंस। देन ही विल हैव प्रॉपर टीम वेल सपोर्टेड, जो स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर अपने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर मैपिंग की हुई है। सो दिस इज़ वन एडवांटेज वेयर इज अ प्रोफेशनल टीम विद प्रोफेशनल प्रोसेसेस इज वर्किंग अपॉन। सेकंड, जो हमारी टीम है डिफरेंशिएटर है, हमारी क्लाइंट सर्विसेज है, हमारा पूरा फोकस रहता है क्लाइंट सेटिस्फेक्शन पे। तो आपका क्लाइंट सेंट्रिक कंपनी आप जब बनाते हो तो आपके प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मतलब आप फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा क्लाइंट को ही देते हो, क्योंकि क्लाइंट इज़ द फर्स्ट प्रेफरेंस। सो हमारे जो जितने भी सोल्यूशन हैं दे आर टेलर मेड फॉर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। अगर मैं एयरटेल के लिए काम कर रहा हूँ तो एयरटेल के SOPs के अंदर रह के उनको जो नेटवर्क डिप्लॉय करवाना उस हिसाब से नेटवर्क डिप्लॉय कर रहा हूँ। फॉर ब्रॉडबैंड आल्सो वी हैव डिप्लॉयड लीजिंग बेस्ड नेटवर्क टू एयरटेल और BSNL। तो हमारे टेलर मेड सोल्यूशन है जो विच कस्टमर लाइक। थर्ड वन इज़ फास्टेस्ट स्पीड ऑफ डिप्लॉयमेंट, बिकॉज अभी इनिशियल लेवल पे कंपनी का साइज छोटा, डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट है, और विद इन 1/4 ऑफ द टाइम ऑफ बिगर ऑर्गेनाइजेशन वी कैन प्रोवाइड कनेक्टिविटी। अगर जैसे हमें कोई बोले कि मुझे एक वेयर हाउस में कनेक्टिविटी देनी है तमिलनाडु के बहुत दूर से एरिया में, रिमोट एरियाज़ में, तो वी कैन डू। अगर बड़ी कंपनी उसको 30 दिन में कर सकती है, हम उसको 4 से 5 दिन में, 6 दिन के अंदर करने की क्षमता रखते हैं। दैट इज़ अवर नेक्स्ट एडवांटेज। फोर्थ एडवांटेज है हमारा SLA। तो वी आर लाइक सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो हमारे इतने स्ट्रॉन्ग है, वी प्रोवाइड गारंटीड अप टाइम टू अवर क्लाइंट, और हमारे क्लाइंट पूरे एस्केलेशन मैट्रिक्स पे दे कैन रीच आउट 2 आवर्स इज अवर टर्न अराउंड टाइम, एंड मोस्ट ऑफ 95% ऑफ आवर कंप्लेंट जो भी रेज होती है दे विल गेट रिजॉल्व विद इन फर्स्ट 8 आवर्स ऑफ द टाइम। दीज आर द सम ऑफ द USP वाई क्लाइंट आर देयर विद अस, एंड वी हैव ऑल द क्लाइंट रिपीटेडली कमिंग फॉर अस, और मैक्सिमम क्लाइंट अपनी हर लोकेशन के लिए हमें बार बार काम देते हैं, एंड दे हैव वेरी गुड सेटिस्फेक्शन। सर, अपने बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में आपने बताया, इसके बाद सर अभी तक आपका कंपनी बूटस्ट्रैप रही है, और अब आप जो IPO की योजना पर काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। हमारी कंपनी अब तक पिछले साल से पहले देखें तो कम्प्लीटली बूटस्ट्रैप कंपनी थी। उसके बाद हमने प्री-IPO फंड रेज किया अबाउट 20 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम द सम ऑफ द लीडिंग फैमिली बिजनेसेस इन इंडिया, जहाँ पे काफ़ी बड़े नेम हैं कैप टेबल पे, यू कैन रेफर विद आवर DRHP। तो 14 नवंबर 2024 वी फाइल्ड फॉर DRHP, जहाँ पे हमें NSE के लिए लिस्टिंग के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है। आई बिलीव विद इन नेक्स्ट 10 to 15 days वी शुड गेट दैट गुड न्यूज़ गो हेड फ्रॉम दैम। उसके बाद हमारा मेन काम शुरू होता है, मतलब अगर मैं देखूं आज तक हमने 4-5 साल में जो किया है, हमने सिर्फ एक सेट किया है और थोड़ा सा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिया है, जहाँ पे हमने 30 to 40 करोड़ तक का रेवेन्यू करके, और वी आर ट्राइंग टू शो कि चीज़ें थोड़ी बेटर तरीके से आप आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन जब हम फंड्स रेज कर रहे हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 गुना बढ़ जाती है, बिकॉज यहाँ पे आज तक मैं पैसा अपनी जेब से डाल रहा था या फिर अपना डेट या अपना खुद का पैसा डाल रहा था। अभी हमारा एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है हमारे ऊपर कि पब्लिक का पैसा हम डाल रहे हैं कंपनी में, तो उसमें हमारा
पूरा अगर देखें तो सबसे पहले आता कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहेगी जो एक्सपेंशन में जाएगी, तो नियरली 35 to 40% ऑफ आवर फंड्स बिजनेस एक्सपेंशन में यूज़ होगा। बिजनेस एक्सपेंशन की बात करूं तो उसमें डेटा सेंटर्स बनेंगे हमारे 4-5 एस डेटा सेंटर जो मैं बात कर रहा था अभी, उसके ऊपर हमारे पॉइंट ऑफ प्रेजेंस होंगे, लगभग 100 पॉइंट ऑफ प्रेजेंस रहेंगे हमारे पैन इंडिया, जहां से हम फर्दर कनेक्टिविटी दे सकते हैं। जितने हमारे क्लाइंट आज हमने कनेक्ट किए हैं, वी कैन कनेक्ट एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर क्लाइंट, और द लोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग क्लाइंट जो हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो सब चीज़ें हम करने पे फोकस करेंगे। तो डेटा सेंटर पे जा रहा है, इंटरनेट पे, कुछ पैसा हमारा वर्किंग कैपिटल पे जा रहा है जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। खासकर वी आर बिल्डिंग टेलीकॉम टावर आल्सो फॉर 4G एंड 5G रोल आउट, BSNL के साथ सब वेंडर सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोजेक्ट वी आर डूइंग, प्लस वी आर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट विद इंडस टावर आल्सो। इंडस टावर इज लाइक लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया, तो वी आर मेकिंग टावर्स फॉर देम आल्सो, और उनकी टावर भी अपग्रेड कर रहे हैं। ये जो काम कर रहे हैं इसमें वर्किंग साइकिल है, जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है ड्यू टू नेचर ऑफ वर्क। बिकॉज जैसे मैं टावर कर रहा हूँ तो एक टावर कंप्लीट होने में स्टार्टिंग टू कंप्लीट 45 to 60 डेज़ का टाइम लगता है, उसके बाद मैं बिल रेज करता हूँ, तो उसमें वर्किंग कैपिटल गैप 90 डेज़ to 120 डेज़ आ जाता है। उसके लिए भी हम 15 to 20% ऑफ जो फंड्स है वी आर रिजर्विंग फॉर दैट, कि हम और बड़े प्रोजेक्ट उठा पाएँ और वी कैन हेल्प अस आल्सो, हेल्प देम आल्सो टू ग्रो टुगेदर। तो दिस इज हाउ लाइक आवर एक्सपेंशन प्लान फॉर IPO। सर पिछले आप 5 से 6 सालों तक B2B बिजनेस में पूरा तरीके से इन्वॉल्व थे। अगर एक्सपेंशन के तौर पर अगर कहा जाए कि आप सीधा कस्टमर सर्विस बनाने वाले हैं या फिर ब्रॉडबैंड को उसका एक्सपेंड करने वाले, वो कितना अलग होगा और कितना मैट्रिक्स आपने अभी तक इंडिया में देखा है कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से, वो कितना हेल्प कर सकता है आपको अगर आप डायरेक्ट टू कंज्यूमर के बिजनेस में जाना चाहें तो? अब्दुल्ला जी, अभी हमारा कोई प्लान नहीं है, अगले 3 साल हम डायरेक्ट कंज्यूमर में नहीं जा रहे हैं। हम जो भी पॉप बना रहे हैं, जो भी डेटा सेंटर बना रहे हैं, इट इज़ प्योरली ऑफरिंग फॉर क्लाइंट्स विच आर इन B2B। तो हमारा पूरा बिजनेस B2B रहेगा, बट वी विल गो एंड एम्पावर MSME। हमारा फोकस ये रहता है कि हम बेटर, अच्छी स्पीड का इंटरनेट, रिलायबल इंटरनेट, अगर मैं इंटरनेट सर्विसेज की बात करूं, वी कैन टेक टू द MSME लेवल। तो MSME को हम इनेबल करना चाहते हैं जो फास्टर और रिलायबल स्पीड अफोर्डेबल रेट पे ले पाए, और विच कैन कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी ऑफ इंडिया एज ए होल। बिकॉज 6.5 करोड़ MSMEs हैं, उसमें से अगर मैं किसी भी तरीके से अगर 10% को भी इनेबल कर पाया, जैसे 60 लाख नंबर्स ऑलरेडी वो एयरटेल और जियो की सर्विस ले रहे होंगे, तो उसमें से भी मैं समझता हूँ मैं 50% नंबर भी कर पाता हूँ। तो वाइड नंबर, बिगर नंबर फॉर मी, मतलब B2C की रेंज में जाने की जरूरत नहीं है मुझे अभी। हमारा अभी कंप्लीट फोकस ये होना चाहिए कि हम कितने अच्छे तरीके से हम अपने क्लाइंट को सपोर्ट कर पाएँ और कितना बेहतर और स्केलेबल एंड स्टेबल नेटवर्क बना पाए, उस पर हमारा पूरा फोकस है। वंस इट इज़ डन, देन वील सी कि हम D2C में कैसे जाएं और उस एरिया में हम कैसे कर पाएँ। बट इनडायरेक्टली हम D2C में हैं। वी आर हेल्पिंग एयरटेल करेंटली टू टेक देयर नेटवर्क टू द नेक्स्ट लेवल। हम उनको लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं टू कनेक्ट देयर ब्रॉडबैंड कस्टमर्स। तो उस तरीके से देखूं तो वी विल ट्राई टू हेल्प एटलीस्ट टू 10 to 20 लाख कस्टमर्स ऑफ दीज बिग टेलकोज इन नेक्स्ट 2-3 years टाइम, सो दैट दे कैन राइड हैप्पीली विद आवर नेटवर्क एंड वी कैन हेल्प देम। सर पिछले कुछ 5 से 6 सालों में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री में काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। उसमें AI भी बहुत बड़ा बदलाव होता है। साइबर सिक्योरिटी को लेकर आपकी क्या राय है और ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है इस पूरी इंडस्ट्री के लिए? अगर मैं इंटरनेट के चैलेंज की बात करूं, तो इंटरनेट जहां पे जा रहा है सबसे बड़ा चैलेंज है साइबर सिक्योरिटी। क्योंकि जैसे ही आपने कनेक्टिविटी दे दी किसी को, मतलब इट्स लाइक आपका घर है, लॉक लगा हुआ है और उसमें आप एक दरवाज़ा छोड़ के जाते हो, तो दरवाज़ा और विंडो वहीं से एंट्री होती है। तो हमारा, अगर मैं पूरी बात करूं साइबर सिक्योरिटी की, तो उनको तो यही रास्ता चाहिए। सो देयर लॉट ऑफ हैकर ग्रुप, कुछ एडवांसमेंट होता है तो बुरी चीज़ें भी साथ साथ चलती हैं। तो ये जो बिज़नेस के चैलेंजेस हैं जो सब बिज़नेस के लिए हैं, तो साइबर सिक्योरिटी इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट चैलेंज। आपको तो पता ही है किस किस तरह से, मतलब आपके अकाउंट से भी पैसा जा सकता है, इधर उधर हो सकता है। तो डेटा थेफ्ट एंड डेटा प्राइवेसी इज़ द बिगेस्ट कंसर्न नाउ। तो मैं तो सभी MSMEs को, क्योंकि बड़ी कंपनीज ऑलरेडी VAPT करके एक टेस्ट आता है, वल्नरेबिलिटी एंड पेनिट्रेशन टेस्ट होता है वो, तो आप उसको टेस्टिंग करते हो कि आपका जो नेटवर्क है जो आपने लगाया हुआ वो कितना वल्नरेबल है आउटसाइड के अटैक के लिए। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को VAPT टेस्ट करवाना चाहिए। उसके बाद उसके, इट्स लाइक ए डायग्नोस्टिक, जब मैं बॉडी चेकअप करवाने जाता हूँ, डायग्नोस्टिक करवाता हूँ, तो मेरे नेटवर्क का भी होना चाहिए। उसके बाद मैं लेयर बाय लेयर मुझे समझ में आएगा कि मैं गेटवे लेवल पे जब फर्स्ट पे आता हूँ, वहाँ पे मुझे क्या क्या सिक्योरिटी, कौन से फायरवॉल रखने हैं,
कौन कौन से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मुझे फॉलो करने हैं। फिर एंड पॉइंट डिवाइस पे, अब क्योंकि या तो ऊपर से अटैक आ सकता है या नीचे से आ सकता है। ऊपर से मेरा मतलब है इंटरनेट के थ्रू डायरेक्टली आ जाए, नीचे से EPS से आ जाए, मतलब एंड पॉइंट डिवाइस जो होते हैं, जैसे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पे कोई भी USB लगा दिया, हार्डवेयर कुछ लगा दे, वहाँ से भी आ सकते हैं। तो 2 टाइप की चीज़ें हैं। दोनों टाइप के प्रोटेक्शन के लिए आई बिलीव देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड, वी शुड बी फोकस मोर। हम क्या है, एज एन इंडियन हम थोड़े से कंजर्वेटिव हैं, हम कोशिश करते हैं अपने धंधे पे ही पैसा लगाएं, लेकिन हमें थोड़ा सा उन चीज़ों को और समझना पड़ेगा। एंड वी हैव टू पुट मोर मनी एंड मोर बजट वी हैव टू कीप फॉर द टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में भी हमें साइबर सिक्योरिटी के सेपरेट बजट रखने पड़ेंगे। थैंक यू सर, आपने पूरे इंडिया के इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूरा सब बताया। आपकी कंपनी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और अब IPO के लिए आपको शुभकामनाएं ज़रूर देंगे। थैंक यू सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए।